गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी दिल्ली सल्तनत की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने दो डायनेस्टीज कवर करी थी, हमारी स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो कि हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, स्टार्ट करी गई थी, स्टैब्लिश करी गई थी। और हमारी खिलजी डायनेस्टी जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टैब्लिश करी गई थी। अब हम इस वीडियो में बाकी बची हुई 3 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तुगलकी डायनेस्टी, सय्यद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बारे में। हम समझेंगे इनके फाउंडर्स कौन से थे, कौन से इनके ग्रेटर रूलर्स थे, उनकी क्या-क्या मिस्टेक्स हुई, क्या एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ थी और उन्होंने कौन सी बैटल्स लड़ी। इसलिए उस दिल्ली सल्तनत को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। हमने जैसे कि पढ़ा था कि हमारे खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे पूरे इंडिया में एक्सपेंशन करने का प्लान किया था। उन्होंने वो अपने आप को एक खिताब दे बैठे थे सिकंदर का। वो खुद को इंडिया का सिकंदर मानने लग गए थे। सिकंदर सैनी सिकंदर सैनी का खिताब दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को, क्योंकि उनका मकसद था इंडिया का सिकंदर बनना, पूरे इंडिया पर राज करना। वो आज सिर्फ दिल्ली का सुल्तान नहीं बल्कि पूरे इंडिया का सुल्तान बनना चाह रहे थे। इसी के बाद इनके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था। इनके राज में दिल्ली सल्तनत साउथ इंडिया तक पहुँच गई थी। साउथ इंडिया में ऐसे में अभी तक कुछ बड़ा रोल नहीं किया था, बस उन्होंने साउथ इंडिया में पर एंट्री ले ली थी। जो इन साउथ इंडिया का गेट खोल दिया था हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये भी बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पहले दिल्ली सल्तनत के रूलर थे जो साउथ इंडिया तक पहुँच गए थे और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे। इसके बाद काफ़ी सारे खिलजी के किंग्स आते हैं, वो ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, ना ज़्यादा एक्सपेंशन में बिलीव रखते हैं। अपनी मस्त ज़िंदगी बिताने में बिलीव करते हैं कि भाई बहुत सारा पैसा आ गया, चलो अब अय्याशी करी जाए, पैसा खर्च करा जाए। फिर उसके बाद तुगलक की डायनेस्टी आ जाती है। खिलजी के आखिरी रूलर के साथ वही होता है जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यानी उनके खुद के जनरल ने, आखिरी खिलजी जनरल ने तख्ता पलट कर दिया, खुद राजा बन गया, जिनका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो कि जो कि तुगलक डायनेस्टी का पहला या फिर फाउंडर रूलर भी था। तो आखिरी खिलजी डायनेस्टी का जनरल था, पर उन्होंने तख्ता पलट करके खुद को किंग बना दिया। और गियासुद्दीन तुगलक जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। वो इरिगेशन में या फिर इरिगेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ध्यान देते, क्योंकि उस दौरान कोई फेमाइन के थोड़ा दौर चल रहा था। पानी का सूखा पड़ा था। बारिश इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, इसलिए गियासुद्दीन तुगलक ने, और हम देखेंगे आगे आने वाले 1-2 और तुगलक एम्परर्स ने इरिगेशन सिस्टम पे काफ़ी फोकस किया था। उन्होंने काफ़ी सारे लेक्स या फिर तालाब बनाए थे अपने उस रीजन में जहाँ पे इनका राज था दिल्ली सल्तनत में। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आते हैं हमारे मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो कि सबसे फेमस रूलर हैं हमारे पूरी दिल्ली सल्तनत के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोहम्मद तुगलक के बारे में अलाउद्दीन खिलजी से भी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मोहम्मद तुगलक बहुत ही अजीब रूलर थे, बहुत ही ज़्यादा
एक्सपेरिमेंटल रूलर कह सकते हैं हम इन्हें। इन्होंने बार-बार ऐसी-ऐसी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी, जो ना तो इनसे पहले किसी रूलर ने ट्राई किया, ना इनके बाद किसी रूलर ने ट्राई किया, क्योंकि ज़्यादातर सभी की सभी फेल हो गईं। इसलिए मोहम्मद तुगलक को कई बार वाइस फूल भी कहा जाता है, वाइस फूल। वाइस क्योंकि इन्होंने इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये बहुत ज़्यादा न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में बिलीव करते थे, बहुत ही अजीब-अजीब से आइडिया लेके आते थे, इसलिए वाइस। क्योंकि बहुत ही इनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता था, ज़रूरत से ज़्यादा चलता था। फूल क्योंकि ये कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। ये सोचते तो बहुत थे, ये प्लानिंग भी बहुत कुछ अच्छी-अच्छी कर लेते थे, पर प्रैक्टिकल लाइफ में सबके सब फेल हो जाते थे। इनकी 5 गलतियाँ मानी जाती हैं, इनके 5 रिफॉर्म्स कह लो, 5 या फिर 5 गलतियाँ, क्योंकि ज़्यादातर इनकी पाँचों की पाँचों बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फेल हो गए थे। इनमें से सबसे पहली है, इन्होंने जो है एक्सपैंड किया था खुरासन एरिया में। खुरासन एरिया जो कि प्रेज़ेंट डे के ईरान, अफ़गानिस्तान के में एक किंगडम था। वहाँ पे इन्होंने हमारे मोहम्मद तुगलक ने एक्सपेंशन करने की सोची थी। इन्होंने सोचा कि अरे भाड़ में गया इंडिया, मुझे सिर्फ़ इंडिया का सुल्तान थोड़ी बनना है। अलाउद्दीन खिलजी सोचता होगा इंडिया का सिकंदर बनने की, पर मुझे तो पूरे एशिया का सिकंदर बनना है। मुझे पूरे एशिया पे रूल करना है। इनकी प्लानिंग कुछ कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि इनकी चाइना तक जाने की प्लानिंग थी। इन्होंने हमारे प्रेज़ेंट डे की हिमाचल प्रदेश पे भी हमला कर दिया था कि मैं चाइना पे जाके जीत के आऊँगा, चाइना को जीत के आऊँगा। ऐसे ही इन्होंने जो है खुरासान एरिया पे हमला किया था। उस समय खुरासान एक बहुत ही बड़ा किंगडम था। खुरासान बहुत बड़ा और बड़ी आर्मी के साथ एक स्ट्रॉन्ग किंगडम था। उन्होंने इसलिए हमारे मोहम्मद खिलजी ने कई लाखों की सेना इकट्ठी करी और खुरासान एरिया पे अटैक कर दिया, जो कि बुरी तरीके से फेल हो गया। ज़्यादा इन्हें कामयाबी वहाँ पे नहीं मिली। दूसरी इनकी गलती थी टैक्स की। डाउब एरिया जो कि 2 रिवर्स के बीच के एरिया को डाउब कहते हैं। ये बेसिकली गंगेटिक प्लेन्स में पड़ता है। हमने देखा था कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से इक्टा सिस्टम हटा दिया था। यहाँ पे कोई भी इक्टा नहीं होगा। यहाँ पे टैक्स भी कम वसूला जाएगा और मैं पर्सनली यहाँ पे कंट्रोल रखूँगा अपना। इसका कंट्रोल मैं ज़्यादा रखूँगा अपने हाथ में। जबकि हमारा मोहम्मद तुगलक ने इस डाउब एरिया को ऐसे सोने की मुर्गी देखा। भई ये तो बहुत ही फर्टाइल एरिया है, लूट लो इन्हें। जितना पैसा आ सके उतना पैसा निकाल लो यहाँ से। बहुत सारा टैक्स डाल दिया इन्होंने उस दाऊद एरिया पे, यानी बहुत ही सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया पे उन्होंने कुछ ज़्यादा ही टैक्स वसूल लिया। इसका क्या रिज़ल्ट हुआ कि वहाँ के जो फार्मर्स थे, वो इतना टैक्स जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए और भाग गए वो। ये कहते हैं कि ज़्यादातर कई सारे गरीब फार्मर्स जो जंगलों में जाके रहना शुरू कर दिया कि भई हमसे नहीं होगा, इतना टैक्स नहीं दे सकते, हम तो अपनी ज़मीन-वमीन छोड़ के जंगलों में जा रहे हैं। इसके कारण फूड स्केर्सिटी आ गई थी इस पूरे इनके किंगडम में, दिल्ली सल्तनत में। और तीसरी इनकी गलती थी, इन्होंने एक नई सिटी बना दी, एक नई कैपिटल बनाई थी अपनी, दौलताबाद की। दौलताबाद इनकी एक इन्होंने नई कैपिटल बनाई थी और ये दौलताबाद कहाँ थी? ये इंडिया के बीच में पड़ रही थी। इन्होंने कहा दिल्ली ये दिल्ली क्या है? दिल्ली का तो मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आता। ना तो ये हॉरिज़ॉन्टली इंडिया के बीच में पड़ता है, ना ही ये जो है वर्टिकली इंडिया के बीच में पड़ता है। इसके तो फिर मैं दिल्ली को अपनी कैपिटल क्यों बनाऊँ? उन्होंने कोई एक ऐसी जगह ढूँढी जो कि इंडिया के मिड में पड़ रही हो और उसको अपनी कैपिटल वहाँ पे एक नई सिटी बनाई दौलताबाद और उसको अपनी कैपिटल बनाई। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जितने भी तुगलकी आते हैं, जितने भी तुगलकी किंग होते हैं, इन सबको कुछ अलग ही सनक थी। क्या सनक थी इन्हें? इन्हें सनक थी कि हम एक अपनी खुद की नई कैपिटल बनाएँ, एक नई सिटी बनाएँ अपने नाम पे और उसको कैपिटल बनाएँ। मतलब अब हमारे पहले तो हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिटी फोर्ट बनाया था, किसी मकसद से बनाया था कि वही अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखनी है। इस मकसद से वहाँ पे उन्होंने सिटी फोर्ट बनाया था, जो कि दिल्ली के अंदर ही है। सिटी फोर्ट बनाया था, वहाँ उसको अपनी कैपिटल बना दी थी। चलो कुछ लॉजिक समझ में आता है, जो स्टैंडिंग आर्मी रखनी है। पर तुगलकी का क्या था? अपने नाम से मैं तो अपनी एक खुद की सिटी बनाऊँगा
और उसको कैपिटल बना दूँगा, उसको डेवलप करूँगा ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन मेरा नाम याद रखे। ऐसे हमारे गयासुद्दीन तुगलक ने भी तुगलकाबाद बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद। और हमारे मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद बनाई, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्हें वहाँ पे अपनी कैपिटल शिफ्ट नहीं करनी चाहिए थी। आगे जाके हम ये जो है वापस दिल्ली में भी आ जाते हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और जो वापस ले लेते हैं। हम देखेंगे कि ये जो भी गलतियाँ करते हैं, इन्हें बाद में समझ में आ जाती है और ये वापस अपने पुराने सिस्टम पे आ जाते हैं। चौथी इनकी गलती थी कॉइन्स को लेके। कॉइन को लेके इनकी ये गलती हो गई कि इन्होंने उस समय इतना बड़ा एक्सपेंशन कर रहे थे। उस एक्सपेंशन के लिए इन्हें पैसा चाहिए था, बहुत सारा गोल्ड सिल्वर चाहिए था। इससे सोसाइटी में, इनके किंगडम में, इनके कैपिटल में सिल्वर की कमी हो गई थी, सिल्वर और गोल्ड की कमी हो गई। तो इन्होंने तो अपना दिमाग चलाया, अपना जरूरत से ज्यादा चलने वाला दिमाग और चलाया, और उन्होंने कहा अब हम कॉपर और ब्रास के कॉइन इशू करूंगा। कॉपर और ब्रास की टोकन कॉइन इशू करूंगा और उन टोकन कॉइन को तुम मान लेना ये सोना और चांदी है। इन्होंने कह दिया मेरे कॉपर के कॉइन की वैल्यू अब से गोल्ड कॉइन के बराबर है और मेरे ब्रास कॉइन की वैल्यू अब से सिल्वर कॉइन के बराबर है। उन्होंने कहा भाई मैं राजा हूँ, जो मैंने कहा दिन तो दिन रात तो रात। आज से कॉपर कॉइन की वैल्यू गोल्ड कॉइन के बराबर है, ब्रास की सिल्वर के बराबर। भाई इनके बोलने से कोई हो थोड़ी जाएगा। इसका क्या रिजल्ट हुआ? फौजरी शुरू हो गई। नकली कॉपर और ब्रास के कॉइन बनने शुरू हो गए। घर घर में लोगों ने कॉपर और ब्रास के कॉइन छापने शुरू कर दिए खुद ही, और उन्हें सिल्वर और सोने के चांद के दाम पे बेचना शुरू कर दिया। इसके कारण इनकी करेंसी बहुत ज्यादा गिर गई। डिफ्लेशन आ गई सोसाइटी में, बिजनेसेस ठप पड़ने लग गए। तो इन्हें ये भी समझ में आ गया भाई ये भी हमारी मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, और इन्हें वापस ले लिया अपने ब्रास और कॉपर की कॉइन वापस ले लिया और गोल्ड और सिल्वर की दोबारा इशू करने लग गए। समझ में आ गई कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उनकी पांचवी गलती थी क्वार्चिल एरिया में इन्होंने एक्सपेंशन करना। क्वार्चिल एरिया यानी हिमाचल प्रदेश या और पहाड़ी इलाके का जो किंगडम था, उसको क्वार्चिल किंगडम कहते थे। इन्होंने क्वार्चिल किंगडम में एक्सपेंशन करा था हमारे मोहम्मद तुगलक ने। ये इनकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है। इनका मकसद क्या था कि मैं क्वार्चिल में एक्सपेंशन करूंगा, वहां से हिमालय पार करूंगा और चाइना में एंट्री ले लूंगा और चाइना को भी अपना कब्जे में ले लूंगा। पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा सोच लिया इन्होंने। इतना इनके बस की था नहीं। ना इनसे क्वार्चिल हुआ, और हिमालय पार करना तो बहुत ही दूर की बात है। ये ये होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पांच 5 मिस्टेक्स ऑफ मोहम्मद मोहम्मद तुगलक। ये एग्जाम में बहुत कई बार पूछी जाती हैं। कौन सी 5 मिस्टेक्स थी, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मिस्टेक ऑफ मोहम्मद तुगलक। इनमें इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी गलती थी मोहम्मद तुगलक की। तो ये 5 मिस्टेक है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस गलतियाँ ही गलतियाँ करते चले गए। इनका कोई भी जो एक्सपेरिमेंट पास नहीं हुआ। इनका एक एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक पास भी हो गया था, फार्मर्स को लोन देने का। इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने कोई का। दीवाने खोई का ये फार्मर्स या फिर एग्रीकल्चर के का एक नया डिपार्टमेंट बनाया था। जैसे हमने पढ़ा था कि तुगलक जितने भी तुगलक आएंगे आगे जाके भी सबके सब तुगलक एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रहते हैं। ये भी इनका भी यही मकसद है कि भाई एग्रीकल्चर पे फोकस करो। भले ही फोकस करो का ये भी मतलब नहीं कि उन पर टैक्स वसूलो, उनका फैसिलिटेट करो। इसलिए उन्होंने टैक्स तो वसूला, पर एक फैसिलिटेट करने के लिए दीवाने कोई का एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया, जिसका काम था फार्मर्स को लोन बाँटना, जितने भी फार्मर्स है, ताकि वो फार्मर्स लोन के ज़रिए अपना खुद का इरिगेशन सिस्टम बना सकें, खुद की कैनाल खोद सकें, और उस लोन को ये कहते थे सोनभद्र। उसको कहते हैं सोनभद्र लोन।
सोनधर लोन के नाम से ये दीवाने कोई का डिपार्टमेंट जो है लोन बाँटता था फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। अच्छा, ये तो हो गई इनकी 5 गलती और एक कुछ हद तक कामयाब रिफ़ॉर्म्स। पर इन सब पर ओवरऑल ये पूरी तरीके से फेल रूलर कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि इनके इन फेलियर्स के कारण बहुत ही ज़्यादा दूरगामी प्रभाव देखने को मिला हमें दिल्ली सल्तनत के लिए। क्या दूरगामी प्रभाव देखने को मिला हमें? कि काफ़ी सारे किंगडम्स आ गए थे इंडिया में। इन सब की गलती के कारण कई विद्रोह होने लग गए और ये जो इतना ज़्यादा रोक नहीं पाए बाकी किंगडम्स को बड़े होने में, से कुछ बहुत ही बड़े और खतरनाक किंगडम्स आ गए थे, जिनमें से सबसे प्रमुख था हमारे विजयनगर। विजयनगर किंगडम इन्हीं मोहम्मद तुगलक के दौरान इतना बड़ा बन गया था। जैसे हम जानते हैं विजयनगर साउथ इंडिया का अब तक का सबसे विशाल और सबसे ताकतवर किंगडम आ गया था। उसके बाद ब्राह्मणी किंगडम आ गया था। विजयनगर से जस्ट ऊपर 3-4 छोटे-छोटे ब्राह्मणी किंगडम्स थे और उसके ऊपर हमारी दिल्ली सल्तनत आती है। पहले नीचे विजयनगर, मैप मिल गया होगा आपको। पहले विजयनगर, फिर ब्राह्मणी किंगडम, फिर दिल्ली सल्तनत। और एक मदुरई का भी किंगडम आ गया था। ये कुछ किंगडम्स थे जो कि तुगलक मोहम्मद तुगलक के दौरान आ गए थे इनकी लापरवाही के कारण। क्योंकि ये तो भाई नॉर्थ इंडिया में चले गए थे, अपना ईरान को एक्सपैंड करने में चले गए, तो वहाँ लड़ने चले गए। इसका फ़ायदा साउथ इंडिया में छोटे-छोटे किंगडम्स ने उठा लिया। और इनके दौरान कई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी पूछा था, कौन से ट्रैवलर आए थे? कौन से ट्रैवलर या फिर कौन से स्कॉलर आए थे? वो थे इब्न बतूता। इब्न बतूता आए थे इनके दौरान, जिनकी किताबों से ही हमें इतनी ज़्यादा तुगलकी की या फिर मोहम्मद तुगलक के बारे में पता चलता है, इनके काम के बारे में पता चलता है। इसके बाद हमारे फिरोज़ शाह तुगलक आते हैं। फिरोज़ शाह तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं, पर ये मोहम्मद बिन तुगलक जितने एक्सपेरिमेंटल या फिर इतने ज़्यादा फूल नहीं थे। ये जो बहुत ही थोड़ा संभल-संभल के, फूँक-फूँक के कदम रखा करते थे। उन्होंने कई सारे जो मोहम्मद बिन तुगलक के कई सारे रूल्स को, कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ को पलट भी दिया। जैसे कि हमने वो पढ़ा था ना, वो लोन बाँटने की सिस्टम, फार्मर्स को लोन बाँटने की सोनधर नाम का जो लोन बाँटता था मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी इन्होंने वापस ले लिया था। अब वो लोन नहीं दिया जाता क्योंकि वो इतना ज़्यादा कामयाब हुआ नहीं था। और बाकी तुगलकों के तरह इनकी भी अपनी खुद की कैपिटल थी फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद जो कि फिरोज़ शाह ने खुद अपनी एक सिटी बनाई थी और उसका नाम था फिरोज़ाबाद। उन्होंने और भी कई सारी सिटीज़ बनाई थी। ये बाकी किंग की तरह नहीं, बाकी किंग तो एक-एक बनाते थे, इन्हें ज़्यादा सनक पड़ गई। इन्होंने बहुत सारी सिटीज़ बना डाली, जैसे कि हिसार, हमारी फतेहपुर, जौनपुर, फिरोज़पुर, ये सब कुछ इन्होंने बनाई थी। अपनी फिरोज़ शाह तुगलक के दौरान ही बनी थी। मैं फिर से नाम बता देता हूँ, जौनपुर, फतेहपुर, हिसार और फ़िरोज़ शाही। ये 4 सिटी थी और 5वीं फ़िरोज़ाबाद। ये सब बनाई थी हमारे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। और इन्होंने इंटरेस्ट भी जताया था, जो आयरन पिलर है उनको उनको समझने में इनका इंटरेस्ट भी था कि भाई इन आयरन पिलर को जो इतने सालों पुराने हैं, जो अशोका ने लिखे थे, ये आज तक के संभले हुए हैं, इनमें लिखा क्या है या ऐसा क्या लिखा है इनमें, जो जो अशोका जी को इतनी ज़्यादा या फिर पूरी इंडिया इसके पीछे पागल हुआ फिर रहा है। इन्होंने 2 आयरन पिलर को जगह-जगह से बुला लिया था दिल्ली में और उनको डिस्क्रिप्ट करने की कोशिश करी थी। पहली कोशिश आयरन किलो को डिस्क्रिप्ट करने की वो करी थी हमारे फिरोज़ शाह तुगलक ने। और ये 2 जो आयरन पिलर मँगवाए थे, एक अम्बाला से मँगवाया था और एक मेरठ से। मेरठ और अम्बाला से 2 आयरन पिलर अशोका के 2 आयरन पिलर मँगवाए थे दिल्ली के अंदर। दिल्ली में मँगवा के उन्हें डिस्क्रिप्ट करने की या फिर उनको समझने की कि उनकी लिखा क्या है उनके ऊपर, ये कोशिश करी थी हमारे फिरोज़ शाह तुगलक ने। और उस दौरान जो है
हमारे कुतुब मीनार जो बना था, कुतुब मीनार जो दिल्ली सल्तनत की शान थी, दिल्ली सल्तनत की पहचान थी, उस पे बिजली गिर गई थी या आंधी तूफान के कारण कुछ डैमेज आ गया था, बड़ा डैमेज। वो भी रिपेयर करवाया था हमारे फिरोज शाह तुगलक ने। जो हमारा कुतुब मीनार है, वो पूरी तरीके से बन गया था स्लेव डायनेस्टी के दौरान। हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखी थी, उसका फर्स्ट फ्लोर बनाया था, बाकी आगे आने वाले हमारे स्लेव डायनेस्टी के किंग्स ने उसको पूरा कंप्लीट करवा लिया था। फिर उसके बाद वहाँ पे हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे दरवाज़ा बनाया था, अलाई दरवाज़ा, और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिपेयर करवाया था। और इन्होंने कैनाल्स भी बनवाई थी इरिगेशन सिस्टम के लिए। वो तो मैं बता ही चुका, सभी तुगलक ने इरिगेशन के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है। और इन्होंने टैक्स सिस्टम को भी पूरी तरीके से बदल दिया था। जैसे कि हमने पढ़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था फार्मर्स पे। इन्होंने वो सारा टैक्स सिस्टम वापस ले लिया और एक नया टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इस नए टैक्स सिस्टम में इन्होंने जजिया भी लगाया, जजिया जो कि बहुत ही ज़्यादा इनफेमस कानून है हमारे दिल्ली सल्तनत का। इस जजिया जो है ब्राह्मण्स को या फिर रिलीजियस हिंदूज़ पे लगाया जाता है, जो भी रिलीजियस यात्रा करना चाहता है, रिलीजियस एक्टिविटी करना चाहते हैं जो भी हिंदू, उस पे लगता है जजिया टैक्स। नॉन मुस्लिम्स पे, जो भी नॉन मुस्लिम अपनी रिलीजियस एक्टिविटी करना चाहते हैं, उस पे जजिया टैक्स लगता है, जो कि सबसे पहली बार इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहला जजिया लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए उसने क्या-क्या पहली बार किया। उन्होंने सबसे पहला टैक्स जजिया लगाया, सबसे पहले जो है इंस्क्रिप्ट को, आयरन पिलर को डिस्क्रिप्ट करने की कोशिश करी, और तीसरा इन्होंने हमारे कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था। तो बेसिकली 4 तरीके के न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करे थे। पहला था खराज। ये खराज जो था, ये लैंड के ऊपर लगता था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे जो खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने डायरेक्ट 50% ऑफ लैंड पे लगा दिया था। 50% ऑफ एग्रीकल्चर यील्ड पे, एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसका 50% हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने 50% लगाया था। जबकि हम जो खराज जो इन्होंने लगाया था वो था 1/10। 1/10 ऑफ प्रोडक्शन पे लगता था खराज, 1/10 ऑफ क्रॉप लगता था खराज। ज़कात था कि एक रिलीजियस टैक्स टैक्स था ज़कात भी, और ये ज़कात मुस्लिम्स पे लगता था। ये हम कहते हैं जज़िया, जज़िया तो हिंदुओं पे लगता था और ज़कात मुस्लिम्स पे लगता था। रिलीजियस टैक्स, मुस्लिम रिलीजियस टैक्स। अच्छा, तो लोग ये क्या बात हुई? ये मुस्लिम मतलब मुस्लिम पे टैक्स लगा है, मुस्लिम रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे, ये कैसे बात हुई? एक्चुअल में उसने फिर खराज में थोड़ा डिस्काउंट दे दिया था। मुस्लिम्स को खराज में थोड़ा डिस्काउंट देके उनके लिए एक नया टैक्स लिया है, ज़कात, रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे ज़कात टैक्स लगाया गया था। और फिर एक था खाम्स। खाम्स टैक्स था, अपने जनरल्स पे लगाया था इसने टैक्स। जो भी जनरल वॉर में जाएगा, वॉर से लूट मचाएगा, उस लूट का कुछ हिस्सा किंग को भी देना पड़ेगा, सेंटर में भी देना पड़ेगा। वो था 1/5 ऑफ वॉर बूटी। वॉर में जितने भी जो भी इनाम मिलता है, वॉर की में जो भी लूट मची है, वॉर लूट का 60% इसको 1/5% देना पड़ता है खाम्स के जरिए। फिर आता है हमारा जजिया, जो कि सिर्फ हिंदुओं के रिलीजियस एक्टिविटीज को टैक्स था। ये का ये सिर्फ ब्राह्मण्स पे लगा था, सभी हिंदुओं पे नहीं। पर आगे जाके इसके जो भी रिफॉर्म्स हुए, पर सबसे पहले जजिया इंट्रोड्यूस किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था, जो आगे जाके सभी हिंदुओं पे लग जाता है, पर इसके समय में सिर्फ ब्राह्मण्स पे लगा हुआ था जजिया। ये तो हो गए इनके 4 तरीके के टैक्सेस। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी फिरोज शाही तुगलक ने, जिसका नाम था फतेहुल फिरोज शाही। फतेहुल फिरोज शाही लिखी गई थी इनके दौरान, जो इनकी जिसमें इनकी हिस्ट्री के बारे में बताया, इनके जो भी हमें एविडेंस पता चलते हैं वो फतेहुल फिरोज शाही के जरिए पता चलते हैं, हमारे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अच्छा, इसके बाद और भी कई सारे छोटे-छोटे तुगलकी आए थे हमारे, पर वो तुगलक इतने ज़्यादा फेमस नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्योंकि इनके बाद आ जाते हैं हमारे तैमूर। ये आखिरी तुगलक के आखिरी ग्रेट किंग थे, फिर उसके बाद तैमूर आ जाते हैं, जो कि 1398 में आते हैं। 1398 एडी में तैमूर आ जाते हैं इंडिया में। ये तैमूर जो है, ये भी एक इन्वेडर थे। तैमूर का मकसद कभी भी इंडिया में रूल करना नहीं था। जैसे हमारे महमूद गजनी का मकसद इंडिया में इन्वेड करना था, रूल करना नहीं था, वैसे तैमूर का मकसद था। पर ये तैमूर जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, बहुत ही ज़्यादा आक्रमणकारी थे। जबकि हमारे मोहम्मद गजनी भी बहुत क्रूर था, पर इतना ताकतवर नहीं था। ये तैमूर तो जहाँ पर भी जाता आंधी की तरह सब कुछ तबाह कर देता। लाशों के ढेर लगा देता, हड्डियों के जो पहाड़ बना देता। ऐसी ऐसी कहानियां लिखी गई हैं तैमूर के बारे में। ये बहुत ही क्रूर था। ये इंडिया में आया, इसने दिल्ली को पूरी तरीके से मैसेकर मचा दिया, आतंक मचा दिया दिल्ली में। बहुत ज्यादा हत्याएं कर दी दिल्ली में, जो भी दिख रहा है सबको मार डाला। और ये जो हमारे आखिरी तुगलक है, इनका तो बिल्कुल ही एक-एक आदमी को ढूँढ-ढूँढ के, बच्चे, बूढ़े सबको ढूँढ-ढूँढ के मार डाला। उस समय उस समय जो आखिरी तुगलक किंग थे वो थे नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन तुगलक, जो कि हमारे आखिरी किंग थे जिन पे हमला किया था तैमूर ने 1398 में, और इनको पूरी तरीके से हरा दिया। और वो इसके बाद तुगलक की डायनेस्टी खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सभी तुगलक के सभी वंश को खत्म कर दिया और एक पपेट रूलर लगा दिया दिल्ली सल्तनत में, अपना एक पपेट रूलर लगा दिया, जिसने स्टार्ट करी सैयद डायनेस्टी। तैमूर जाते-जाते इंडिया में एक पपेट रूलर छोड़ के चला गया था, खिर्स खान के नाम से। खिर्स खान, जो कि पपेट रूलर था तैमूर का इंडिया में रूल करने की, क्योंकि अब उसने पूरा सब कुछ इतना मेहनत से कब्जा लिया। वो तो आया था बस लूटने के मकसद था, पर फिर उसने सोचा मैं ऐसे ही कैसे छोड़ दूँ सब कुछ, एक पपेट रूलर भी लगा देता हूँ जो आगे जाके मेरे लिए काम कर देगा। मुझे कुछ ज़रूरत पड़ गई पैसों की, और पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो मुझे थोड़ा बहुत पैसे भेज देगा, थोड़े बहुत सोल्जर्स भी भेज देगा साथ में। और ये खिर्स खान था, इसने कभी भी किंग या सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। क्या पता थोड़ा बहुत डरता हो ये तैमूर से, इसलिए उसने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, बल्कि इसने रियायत इस्लाम का टाइटल लिया, रियायत अल्लाह का। रियायत अल्लाह का टाइटल लिया, जिसका मतलब था कि मैं मुझे भगवान ने डायरेक्ट भेजा है, मुझे अल्लाह ने डायरेक्ट तुम सबकी भलाई के लिए भेजा है। क्योंकि ये खिर्स खान अपने आप को डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद क्लेम करता था। जैसे मेरे पास मेरी जो डिसेंडेंट है, मेरी जो लाइन है, ब्लड लाइन है, वो डायरेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद से बिलोंग करती है। प्रॉफिट मोहम्मद, जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड है इस्लाम में, इसलिए इसने अपने आप को रियायत अल्लाह का टाइटल दिया था। फिर खिर्स खान के बाद काफ़ी सारे रूलर्स आए सैयद डायनेस्टी के, पर ज़्यादातर सबके सब इनकैपेबल थे। इतने ज़्यादा ना उन्होंने कुछ काम किया, ना उनके बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। पर उनके जो आखिरी रूलर थे, आलम शाह, ये मैं यही लिख देता हूँ, वो वहाँ लिखने लायक नहीं है। बस इनका नाम ही पढ़ना है हमें, आलम शाह। क्योंकि आलम शाह एक ही बहुत ही कावत रूलर माने जाते हैं। आलम शाह ने रिटायरमेंट ही ले ली डर के मारे, क्योंकि खिर्स खान के बाद जितने भी रूलर आए थे, सबको उनके जनरल्स ने हरा दिया। सबने तख्तापलट हुआ सबके साथ। बहुत ज़्यादा इंटेंस पॉलिटिक्स चल रही थी उस दौरान। कोई भी राजा, कभी कोई 2 महीने के लिए बन रहा है, कुछ 1 साल के लिए बन रहा है। जल्दी-जल्दी सत्ता बदलती जा रही थी। इसके कारण जब आलम शाह की बारी आई, तो कुछ समय तक तो उन्होंने मज़े ले लिए, पर जब थोड़ा बहुत विरोध होने लगे तो डर गए, भई मुझसे नहीं होगा, और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली बहलूल लोधी के फ़ेवर में। बहलूल लोधी को उन्होंने अपना राजा बनाया और खुद रिटायरमेंट ले ली थी। कि अब भाई मैं तो जा रहा हूँ कहीं, अब अपनी ज़िंदगी जो भी थोड़ा बहुत पैसा ले ला के अपनी ज़िंदगी मज़े में जीऊँगा। तुम जानो तुम्हारा काम है महमूद लोधी को। महमूद लोधी, जो कि उनके राज़्य में एक जनरल था।
अगर वो रिटायरमेंट लेते भी नहीं तो ये तख्तापलट करके वैसे ही किंग बन जाता। और बहलूल लोधी ने लोधी डायनेस्टी की नींव रखी। फिर अब हम बहलूल लोधी के बारे में। बहलूल लोधी के बाद आए हमारे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो कि जिन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया लैंड को मेजर करने का। एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था गाजी सिकंदरी। ये लैंड को मेजर करने का जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको मेजर करने का एक नया सिस्टम था। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि उस दौरान जो लैंड होती थी, जो भी मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो एग्रीकल्चर लैंड था। उसको मेजर करते थे, उसमें अंदाजा लगाते थे इतनी जो एग्रीकल्चर की यील्ड होगी, इतनी ज़्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन होगी और उसका 1/10 या फिर 50% जो तुम हमें दे देना। उसका 1/10 हमारे 1/10 का नियम किसने कौन लाए थे? फिरोज शाह तुगलक लाए थे। और 50% का हमारे अलाउद्दीन खिलजी लेके आए थे सिस्टम। उसको ले लेना, उन्होंने उसको मेजर करने का अच्छा सा एकदम बढ़िया सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया सिकंदर लोदी ने। गाजी सिकंदरी नाम याद करने में आसानी हो जाएगी। सिकंदरी सिकंदर लेके आए थे। और सिकंदर और हमारे सिकंदर एक और चीज लेके आए थे। ये आगरा, उन्होंने आगरा सिटी भी बनाई थी। सिकंदर लोदी ने आगरा सिटी बनाई थी और उसको बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफाई कर दिया था। आगरा सिटी को बहुत ही अच्छे से सुंदर कर दिया था। अब जैसे कि हम जानते हैं जो भी आते थे पहले तुगलकी को तो कुछ ज्यादा ही सनक थी। हर कोई तुगलकी अपना एक नई सिटी खोजते उसको बड़ा सा ब्यूटीफाई करता था। ऐसे ही बहुत समय हो गया भाई कोई भी अच्छी सी सिटी नहीं खोली गई, कोई भी नई कैपिटल नहीं बनी। तो उन्होंने सोचा क्योंकि बन भी कैसे पाती। कभी तैमूर आ जाता, तैमूर के बाद इनकैपेबल रूलर्स आ जाते। जब पहली बार सिकंदर जब बहलोल लोदी ने तो स्टेबल कर दिया सब कुछ, स्टेबल करने में अपना जीवन बिताया। फिर उसके बाद सिकंदर लोदी को मजे करने का टाइम आया तो उन्होंने एक नई कैपिटल फिर से खोज डाली। आगरा नई कैपिटल खोज दी। फिर इसके बाद हमारे काफी और भी कुछ लोधी किंग्स आते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोदी जो कि आखिरी लोदी किंग या फिर आखिरी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। क्यों थे वो आखिरी? क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने राणा संगा से युद्ध किया। हमारे राणा संगा उनके साथ इब्राहिम लोदी ने युद्ध किया और हार गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो जनरल्स थे, उन इक़्तिदार थे अपने, उन इक़्तिदार पे बहुत ज़्यादा लगाम कस दी। जो भी नोबलमैन थे, इक़्तिदार थे, सब पे लगाम कस दी। कई को एग्ज़ीक्यूट करा, सबको सताने लग गए। अपनी ही खुद के जनरल्स और नोबलमैन्स को सताने लग गए। उनकी फैमिलीज़ को कभी मार डालते थे। इसके कारण बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया लोगों को। उनके नोबलमैन्स को गुस्सा आ गया। इनमें से एक है दौलत खान। दौलत खान को तो भाई कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। उसके पास पावर वावर तो थी नहीं, बस गुस्सा ही गुस्सा था। तो दौलत खान ने क्या किया, उसने इनविटेशन भेज दिया। बाबर को इनविटेशन भेज दिया कि भाई तुम आ जाओ, दिल्ली में आ जाओ। यहाँ पे ये इब्राहिम लोदी नाम का सतत गया आदमी, इसमें ज़्यादा पावर नहीं है, ये पहले ही राणा संगा से हार चुका है। तुम आ जाओ, इंडिया में कब्जा कर लो। उस समय बाबर की भी हालत बहुत नाजुक चल रही थी, क्योंकि बाबर को उसके पिता ने जो देश निकाला दे दिया था। वो दर-दर की ठोकरें खा रहा था अपनी सेना के साथ। एक छोटी-सी सेना थी, उसको लेके पता नहीं कहाँ-कहाँ घूमे जा रहा था बाबर। दिल्ली इंडिया की जो है बॉर्डर पे भी आ चुका था वो। तो उसने सोचा चलो एक अच्छा-सा मौका आ गया, दौलत खान ने मुझे अच्छा-सा मौका दे दिया, थोड़ी बहुत मेरी मदद भी कर देगा। अभी जो है हमारा इब्राहिम लोदी हार भी चुका है और मेरे पास गन पाउडर भी है। पहली बार गन पाउडर जो है हमारे बाबर लेके आए थे। बाबर गन पाउडर के साथ गन पाउडर में जो ये तोप के गोले ये सब कुछ लेके आए थे। तोप जो थी सबसे पहले हम मुगल्स लेके आए थे। बाबर ने इन्वेड कर दिया। 1526 में बाबर आ गया। 1526 में बाबर आ गया और उसने इतिहास बदल दिया हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि इसके बाद हमारी मुगल सल्तनत आ जाती है।
हमारी दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है 1526 में और मुगल सल्तनत आ जाती है, दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1526 तक रहती है। करीब-करीब 300 साल 300 साढ़े 300 साल ये रहती है। इसके बाद हमें मुगल सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। अब मैं चाहूँगा कि आप इसकी एक बार फ़ोटो खींच लीजिए। जी, मैंने अच्छे से आपको रूलर के नाम और उनके ब्रैकेट में इम्पोर्टेंट रूलर्स के नाम, रूलर्स और भी हैं, तो जैसे कि हमारे किर्स खान और भलाल लोधी के बीच में बहुत सारे रूलर इनकैपेबल रूलर्स आए थे, पर उनके बारे में एग्ज़ाम्पल तो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उनकी कैपिटल्स के बारे में हमने लिख दिया है, कैपिटल या फिर उनके कोई स्टेटस जो उन्होंने अपने आप को दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंडियन हिस्ट्री की ये दिल्ली सल्तनत का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी और भी वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें और ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।